तो बच्चों हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के आज लगाएंगे पीवाईक्यूज। करंट इलेक्ट्रिसिटी नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई 3 से 4 सवाल आराम से आ जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि ये सीरीज है अपनी जीरो टाइम वेस्ट। पीवाईक्यू लगाने वाले हैं 2019 से 2025। कोई टाइम वेस्टिंग नहीं होगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी और ऐसे वीडियो आपको शाम को, डेली शाम को 6 बजे मिलते रहेंगे। और कई बच्चों को रहता है सर जो आप सेशन ले रहे हैं इसका पीडीएफ उनको मिल जाए, तो बड़ी आसानी से मिल सकता है। आप अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। स्टोर सेक्शन में जाइएगा और यहां पर नीट फिजिक्स फ्री पीडीएफ है। इसके अंदर जितनी भी पीडीएफ है सब अनलॉक है। क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी, अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपल आपको अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड करना है और जाकर अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए पढ़ाई की बात शुरू करते हैं। जीरो टाइम वेस्ट, जैसा मैंने बोला है टॉपिक वाइज मैंने ब्रेक किया है, जैसे अच्छे से मैं समझा सकूं। तो ओम्स लॉ की बात करेंगे जो कि टॉपिक नंबर 1 है। ये पहला सवाल है 2020 का। इस टॉपिक के अंदर लिखा है टू सॉलिड कंडक्टर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल जब कहा जाता है तो उसका मतलब होता है म्यू रो सेम। मटेरियल का लेना देना इसी से है। हैविंग सेम लेंथ, एल भी सेम हो गई भाई, जो जो बोलते जा रहे हैं हम लिखते जा रहे हैं। एंड सेम रेजिस्टेंस, आर भी सेम है। सब कुछ सेम है तो बचा क्या? अच्छा, वन ऑफ दम हैज ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। एक का आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ऐसे होगा, और एरिया इसका A1 है। एंड द अदर हैज स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। दूसरे का समझ लीजिए ऐसे होगा, ऐसे करके बना होगा कोई वायर, तो इसका हो गया A2, जैसा इन्होंने बोला है। रेशियो बताना है A1 अपॉन A2 का। तो देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का और इन रो एल से जो इनका लिंकेज होता है वो होता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब दोनों केसेस में अगर आप देखें तो रो एल आर सेम है। ये देखिए ये तीनों चीजें सेम। मैं ए लिख देता हूं इधर तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखिए ए इधर ले लिया, आर नीचे कर लिया। अब अगर आप A1 अपॉन A2 लेने जाएं तो इसमें कुछ दमी नहीं है, क्योंकि रो एल सेम है सब ना, या L1 के एल ही लिख देता हूं, और अपॉन R1, और यहां भी आप लिखेंगे रो एल अपॉन आर, क्योंकि ये सारी चीजें इन्होंने यहां पर सेम कह दी हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। इसका मतलब ये 1 है। इसका क्या मतलब है कि A1 इज टू A2 का जो रेशियो है वो 1:1, या आप सिंपली इसको 1 कह सकते हैं। 1 कहने का मतलब क्या है कि इसका आंसर C आ जाएगा। आप इसको यहां पर आंसर C लिख देवें। ये 2020 का जेके फेज 2 का सवाल है, जिस टॉपिक में था आसानी से आप कर पाए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जीरो टाइम वेस्ट सीरीज की बात हम लोग कर रहे हैं। 2022 में क्वेश्चन आया ओम्स लॉ के ऊपर। देखते हैं, ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर, इसकी लेंथ दे रखी है 10 मीटर, एंड रेडियस दे रखी है दिस वन। तो मैं इसको L लिख लो और इसको आप लिख लो R। हैज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये दे रखा है R। द करंट डेंसिटी इन द वायर फॉर एन इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड का ई भी दे रखा है, और करंट डेंसिटी आपसे पूछी है। देखिए करंट डेंसिटी निकालने के लिए जो फॉर्मूला आप लगाते हैं, ये एक फॉर्मूला आपने वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ में पढ़ा होगा। जे ये करंट डेंसिटी होती है, सिग्मा कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रिकल फील्ड, और इसको रो, ये जो सिग्मा ये होता है कंडक्टिविटी 1 रेजिस्टिविटी से इस तरीके से लिंक होती है, सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो। तो आप जे को बड़े प्यार से लिख सकते हैं E अपॉन रो। ये भी एक फॉर्म है जिसे बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, है ना। अब यहां पर रो, ये एक फॉर्मूला और है, मैं कलर बदलूं पहले तब लिखने में मजा आएगा। तो ये देखिए फॉर्मूला एक आपने और पढ़ रखा है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो अगर यहां मैं 1 अपॉन रो ले लूं, ये R इधर, तो L अपॉन A इंटू आर, इसकी वैल्यू यहां पे डाल दो। तो ये देखिए जे क्या बन गया? जे बन गया L अपॉन ए आर। ये फॉर्मूला जो लगाना है हमें यहां पर वो तैयार हो गया। अब थोड़ा कलर और बदल के इसका काम सेट कर देते हैं। वैल्यू रखनी है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये देखिए सारी वैल्यू दी थी, बड़े आराम से एरिया के लिए भी वैल्यू रख देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी 10, लेंथ कितनी दे रखी है 10, ये दे रखी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब हो गया पाई आर स्क्वायर। तो ये इसे मैं पाई, और आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। ये देखिए सारा कैलकुलेशन इस तरह सेट होता है कि आप आसानी से इसको काट पीट पाएंगे। ये देखिए स्क्वायर, और अभी बचा है आर भी, और आर कितना था? ये बेटा 10 ओम था, तो ये आर अपने 10 रख दिया। अब इस 10 से इस 10 को तो मार ही दीजिए आप।
आगे इसी को थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, और ये देखिए 10 ऊपर बचा है, और नीचे जब इसको स्क्वायर करेंगे रूट पाई को तो पाई आएगा, ये पाई इसको काट देगा, और 10 की पावर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -4 आ जाएगा। ये देखिए, अब आप जानते हैं कि एक पावर इसकी और माइनस के ऊपर जाती है तो प्लस, यानी 10 की पावर 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। देखिए जो डेफिनेशन होती है ना करंट डेंसिटी की, उसको सिंपल अगर आप स्केलर फॉर्म में लिखें तो जे का मतलब होता है करंट अपॉन एरिया। ये मैंने क्यों दिमाग में आ गई बात, क्योंकि इसका मैंने यहाँ पर यूनिट लिखा है, तो ये करंट का एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप पकड़े रहिए, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस तो भाई करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर बेटा क्या रहा, आंसर रहा 10 की पावर 5, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस बी को आप यहां पर टिक कर लें, ये बी ऑप्शन है। देखिए क्वेश्चन आसान था, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान तो देना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं। अब ये मणिपुर में आए, सारे मैंने अलग अलग जो रीटेस्ट हुए हैं, मणिपुर उड़ीसा कहीं के भी क्वेश्चन हो सारे लिए हैं। टोटल इसके अंदर मैंने जैसे मुझे याद आता 36 क्वेश्चन कराए हैं। करंट इलेक्शन कराऊंगा मैं अभी, मतलब मैं शुरू करा हूं 1-2 क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन कराऊंगा पूरा कंप्लीट, 0 टाइम वेस्ट। आइए चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब होता है सिग्मा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द स्मॉलेस्ट रेजिस्टिविटी। देखिए रेजिस्टिविटी और कंडक्ट, ये होती है कंडक्टिविटी, आपको पता होगा, लेकिन मैं थोड़ा कंडक्टिविटी स्पेलिंग गलत हो जाए सही कर लेना, क्योंकि इस पे लिखते थोड़ा कम बनता है। रेजिस्टिविटी ये रिलेशनशिप होती है जो आपको पता है। अब यहां पर देखिए जो कह रहा है कि स्मॉलेस्ट रेजिस्टिविटी, तो सबसे कम रेजिस्टिविटी, जो ज्यादा कंडक्टिविटी होगा वो सबसे कम रेजिस्टिविटी का होगा। इन चारों में ये सिल्वर जो होता है वो तगड़ा कंडक्टर है, इसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। तो सिग्मा की कंडक्टिविटी ज्यादा तो रेजिस्टिविटी कम, तो ये आंसर हो गया यहां पर बेटा डी। अब यहां पर देखिए ध्यान दीजिए, ये जर्मेनियम और ये सिलिकॉन महाराज, ये तो सेमीकंडक्टर होते हैं, आपको पता है। और ये जो सेमीकंडक्टर होता है उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो मेटल से कम होती है, तो रेजिस्टिविटी ज्यादा हो जाएगी उल्टा में। और ग्लास तो इंसुलेटर ही है, बात ही खत्म, कंडक्टिविटी है ही नहीं, तो रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा यहां मिल जाएगी इसकी। तो आप समझ गए इसका आंसर डी आएगा, जो कि मैं यहां टिक भी कर देता हूं, जैसे आप इसको पकड़ पाए। अच्छा अगला सवाल देखते हैं, मणिपुर में 2023 में आया हुआ। ए सर्टेन वायर ए हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 81 ओम, ये मैं यहां पे लिख देता हूं साइड में, आर ए का मामला है 81 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर बी ऑफ द सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ बट ऑफ डायमीटर थ्राइस। अच्छा 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 अच्छा, इस ये देखिए यहां पे लिखना पड़ेगा हमें रो एल बाई ए लिखना पड़ेगा, जिससे कि हम इसको रिलेट कर पाए। अब दूसरा जो वायर है आरबी, इसके हिसाब किताब में कह रहे हैं कि सेम मटेरियल है, यानी रो इसका, इसका जो रो था वही रो इसका है, समझते चलिएगा, और डायमीटर 3 गुना है। तो जो एरिया था, ये देखिए एरिया में क्या होता है, रेडियस का स्क्वायर होता है एरिया ना, ये देखिएगा पाई आर स्क्वायर है ना। चाहे तो A1 A2 करके मैं आपको बता दूं, ज्यादा आसान पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट करूंगा तो शायद आप कर ना पाए। तो मैं क्या करता हूं, एरिया का मामला लेके बताता हूं, जिससे आपको आसान लगे, प्रैक्टिस वरना होगी तभी पकड़ पाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता, अभी लिखा ना डायमीटर थ्राइस, तो जब डायमीटर हम लिख देते हैं किसका, डीबी का डायमीटर जो है वो 3 गुना है डायमीटर ऑफ ए। तो रेडियस का मामला भी यही होता है, आरबी की वैल्यू हो गई 3RA। अब एरिया की बात करो तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ बी वो हो जाएगा पाई आर बी का स्क्वायर, यानी पाई, और 3RA का स्क्वायर यानी 9 पाई आर ए स्क्वायर। और पाई आर ए स्क्वायर का मतलब क्या है, एरिया ऑफ ए, तो 9 एरिया ऑफ ए, इसे आप ए कह दो। यहां पर मैं कलर थोड़ा बदलता हूं, तो उम्मीद है ये आप पकड़ पाए होंगे कि मैंने ए और ए बी में रिलेशन निकाल दिया है, और एक लेंथ इक्वल थी तो ये लेंथ इक्वल रखो दोनों की, कोई उसमें जबरदस्ती की भसड़ करने से कोई फायदा नहीं है। अब क्या पूछे भाई, वायर बी सेम थ्राइस द डायमीटर ए विल बी, अच्छा इसका रेजिस्टेंस पूछा है कितना होगा, तो हमें आरबी चाहिए, तो हम आरबी अपॉन आर ए कर देते हैं। जब रेशियो लोगे तो जो सेम क्वांटिटी होती है उसको मत लिखा करो, वो कटी जाती है, तो काहे को अपने दिमाग पे लोड देना।
तो यहां पर देखिए आर ए लिखा है, तो ये आर ए नीचे, आरबी ऊपर है, तो आरबी का मतलब है ये आ जाएगा एरिया ऑफ बी। समझिएगा मेरी बात, उल्टा लिख गए हम, क्योंकि आर में और एरिया में रिलेशन ऐसे चलता है। तो इसके हिसाब से मुझे यहां इसके सामने लिखना चाहिए एरिया ऑफ ए और एरिया ऑफ बी, उल्टा ना, ये समझ पा रहे हैं ना मेरे ख्याल से। और ए तो ए ही लिख दो, और एरिया ऑफ बी का मतलब है 9AA। अब ये कट कर दिया, तो आर बी इज इक्वल टू आर ए, या इसको चलो ठीक 1/9। अब इससे फिर एक कदम आगे बढ़ा लीजिए बड़े प्यार से, तो यहां पर आपको आरबी निकालना है, तो आरबी की वैल्यू हो गई 1/9 इंटू आर ए, और ये 1/9 तो यही है, और आर ए की वैल्यू 81 दे रखी थी 81, तो 9 9 जा 81, तो 9 ओम आपका आंसर आ गया। आप कलर बदल लें जिससे इसके ऊपर हम लिख सके, और ये आंसर कौन सा है, 9 ओम, मतलब ऑप्शन नंबर यहां पर देखिए डी है। तो ये डी ऑप्शन यहां पर आपका आसानी से करेक्ट हो गया। तो मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे, सवाल ठीक ठाक था, तो थोड़ी समझाने में 1-2 मिनट लगे, वरना आप तेजी से इसको कर सकते हैं। आइए अगला सवाल करते हैं, जीरो टाइम वेस्ट। टॉपिक 2, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। तो आइए इसको देखते हैं। अब ये फेज 2020 का है, टोटल 36 क्वेश्चन है, प्रयास करेंगे सब क्लियर हो जाएगा इजी भाषा में। ए चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इतना, यानी वीडी दे रखा है, देखिए मैं ये इसी को सिंबलाइज कर देता हूं, इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे रखा है, ये 3 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, हैज ए मोबिलिटी, हमें पूछा मोबिलिटी बताओ, तो ये बहुत सरल सवाल है, बस आप मोबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, Vd/E होता है। Vd की वैल्यू ऊपर से रख दो, 7.5 × 10⁻⁻4 अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁻⁻10। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 और 2.5, ये करीबन 2.5 के आसपास आ जाएगा, हाँ 2.5 ही आएगा आधा, तो 2.5 और ये 10⁻6, तो ये आंसर आ गया। जो भी यूनिट लगी है सही यूनिट, तो 2, ये कौन सा है भाई, ये है बी नहीं है 10, ये ए ऑप्शन करेक्ट है। यहां पर ये आपका आंसर है, और ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट है। बड़े आराम से इसको आप कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगला सवाल देखते हैं। अब ये 2021 में मैच कॉलम 1 कॉलम 2 की मैचिंग वाला सवाल है। तो ये सवाल बेसिकली फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, खटाक से ये हो जाता है, तो लेकिन फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए। कॉलम 1 गिव्स सर्टेन फिजिकल टर्म्स एसोसिएटेड विद फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए मेटेलिक कंडक्टर, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, रिलैक्सेशन टाइम और करंट डेंसिटी। गिव सम मैथमेटिकल रिलेशंस इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, ये कॉलम 2 में इसके फॉर्मूले हैं। कॉलम 1 से कॉलम 2 में मैचिंग करनी है। देखिए जब भी ऐसा सवाल हो, आपको जो भी इसमें से सबसे आसान पता हो, पहले उसकी मैचिंग करके देख लीजिएगा, एलिमिनेशन लगाते रहिए, उससे आसानी होती है। जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें, ये तो आप रटे ही रहते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वीडी, वो इलेक्ट्रॉन के केस में ई टाउ, यहां माइनस भी होता है, उसको छोड़ रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो ये फॉर्मूला होता है। तो इसका रिलेशन किससे बना, ई टाउ अपॉन एम, ये ए का आर से, तो ए का रिश्ता किससे बना है, आर से। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि ए का आर से तो सभी में है, तो कोई हम एलिमिनेट कर ही नहीं पाए। अब अगला हम पकड़ेंगे, क्या करें, जब एलिमिनेट होता तो अच्छा रहता। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का कहानी क्या हो जाएगी, यहां पर जो टर्म्स दिए हुए हैं, देखिए ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हो जाएगा ये E/J। कैसे हो जाएगा E/J, आप J = सिग्मा ई याद किए रहते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, इसको J = सिग्मा को 1/ρ, तो E/ρ लिख सकते हैं। और रेजिस्टिविटी पूछा है, देखिए तो रो का मतलब हो गया E/J, और E/J का मतलब इसकी कहानी S से रिलेटेड है, यानी B जो रिलेशन रखता है वो S से रखता है। आप देखिए कौन कौन से बैठे, ये देखते रहिए तो आपकी वर्किंग कम पड़ेगी। B का S ये हो सकता है, B का P ये नहीं होगा, B ऑप्शन निपट गया। B का Q नहीं होगा, B का S, यानी A और D में सही हो सकते हैं, BC नहीं होगा। तो A D में देखिए CQ, ये दोनों डिफर आ रहे हैं। अब चलिए कोई और करंट डेंसिटी चाहो तो देख लो, ये ज्यादा आसान आपको लगेगी पकड़ने में।
तो मैं तीसरे नंबर पे ले लेता हूं करंट डेंसिटी की बात। तो करंट डेंसिटी होती है जे को लिखते हो आई अपॉन ए और आई को लिखते हो एन ई ए वी डी। वैसे तो फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद हो तो डायरेक्ट ही लिख पाएंगे। और एरिया का लिखा एरिया, ये एरिया कट गया तो एन ई वी डी आ गया। अब ये एन ई वी डी किससे रिलेटेड है? करंट डेंसिटी की बात कर रहे हैं, एन ई वी डी देखिए क्यू से रिलेटेड है, ये क्यू से रिलेटेड है। तो इसकी कहानी हो गई डी का रिश्ता हो गया क्यू से। ये थोड़ा सा सावधानी वाले सवाल रहते हैं, डी का क्यू से। तो ऑप्शन नंबर यहां पर देखिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ये डी। बाकी आप अगला आ ही जाएगा, मैं उसको लिख नहीं रहा हूं वरना एक सवाल पे ज्यादा समय लग जाएगा। ये रिलैक्सेशन टाइम बचा, वो अंत वाला ये जो बचा है ये आना ही आना है। तो ठीक है, मेरे ख्याल से ये पकड़ पाए होंगे। अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए मणिपुर में आया है 2023 में। आइए देखते हैं। ए कॉपर वायर ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर कंटेन्स 10 की पावर 22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर। ये देखिए आर दे रखा है, ये एन की वैल्यू है, नंबर ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स कह लीजिए पर यूनिट वॉल्यूम। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हेन 10 एम्पियर, ये आई दे रखा है, ये आई लिख लो, फ्लोज थ्रू द वायर विल बी। कह रहा है कि कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी ये बताइए। तो जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल करंट में रिलेशन एन ई ए वी डी होता है। तो अगर आपको यहां पर वी डी निकालना है तो एन ई ए अपॉन आई करना, उल्टा लिख गए। आपको यहां पर अगर आपको वी डी निकालना है तो आप क्या करेंगे, वी डी इज इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए लिखेंगे। आई कितना दे रखा है, 10 एम्पियर। एन दे रखा है यहां पर 10 की पावर 22 फ्री इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक मीटर, एसआई में ही है, कोई टेंशन नहीं। इलेक्ट्रॉन पे पाया जाने वाला चार्ज और ये जो एरिया दे रखा है ये 1 मिलीमीटर दे रखा है। तो पाई आर स्क्वायर लगाओगे लेकिन मिलीमीटर को आप चेंज कर लोगे तो 10 की पावर -3 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये करीब करीब आपका बनेगा 6.25 अपॉन पाई इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई ज्यादा लोड लेने की आपको आवश्यकता नहीं है यहाँ, ठीक है। तो क्योंकि 22 ये 19 3 बचेगा, ये 6 आ जाएगा -3, 3 ऊपर चला जाएगा, ये 10 अपॉन पाई ये इंटू 10 की पावर 3, ये 1/1.6 यहां दिखेगा, उसको सॉल्व कर लेना। तो ये कहानी रही ऑप्शन नंबर डी की, जिस तरह आपको करना है। मेरे ख्याल से ये प्रॉपर आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं जो कि रीटेस्ट 2024 में आया हुआ था। ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ डायमीटर डी carries a current of 100 milliampere, which when the mean drift velocity of electron in the wire is v, पहले वाले का v है, for a wire of diameter, चेंज कर दिया, पहले जब डायमीटर d था और करंट की वैल्यू थी 100 मिली एम्पियर, उस समय जो vd थी वो v के बराबर थी। और जब वायर का डायमीटर कर दिया है d/2, सेम मटेरियल है, तो कैरी करंट ऑफ 200, I2 की वैल्यू हो गई 200 मिली एम्पियर। तो उस समय आपको मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी वी डी डैश कह लीजिए, ये अपने को बतानी है यहां पर। तो यहां पर देखिए जो करंट का रिश्ता फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये हम यहां पर जानते हैं। और एरिया को क्योंकि यहां पर डायमीटर का मामला लगा दिया गया है तो हम इसको पाई आर स्क्वायर लिखेंगे और वीडी कर देंगे। उम्मीद है पकड़े। अब इन दोनों में देखिए एक ही मटेरियल है तो एन सेम होगा, ई सेम होगा, पाई सेम होगा, आर स्क्वायर वीडी ही डिफरेंट आएंगे। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि आई की जो प्रोपोर्शनलिटी है वो आर स्क्वायर वीडी के हिसाब से, इससे हमें होगा फालतू के जो सिंबल होते हैं उनको हमको लिखना नहीं पड़ेगा। अब हम कर देते हैं I2 अपॉन I1, I2 मतलब ये और I1 मतलब ये करंट। अब इसमें क्योंकि ये सीधे ही प्रोपोर्शनलिटी में है तो ये R2 का स्क्वायर VD डैश और ये हो गया आपका R1 का स्क्वायर इंटू VD, ये कहानी हो गई। अब आगे एक कदम इससे और आगे यहां पर बढ़ जाते हैं। तो I2 I1 की वैल्यू दे रखी थी, देखिए ये मिली एम्पियर में है लेकिन आप मिली एम्पियर में भी रखोगे कि क्योंकि रेशियो है तो प्रेम से कट जाता है। तो I2 हो गया 200, इसलिए चेंज नहीं कर रहे हैं,
कई बच्चे कहते हैं चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि कट ही जाएगा ना मिलिए, ये देखिए लिख दो ऐसे, अगर आप कंफ्यूज होते हो ये कट जाता है। और ये R2 स्क्वायर की बात करिए तो मैं चलिए इसको लिख देता हूँ, R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर, और ये VD डैश, और यहां रहा V। अब एक कदम और आगे बढ़ाते हैं बेटा, अब ये आ गया 2, तो ये दिस इज 2, है ना। R2 स्क्वायर ये देखिए R2 है, तो ये R2 पहले वाले का आधा था, रिलेशन लिख देता हूं, R2 की वैल्यू हो जाएगी डबल R1 का हाफ, यानी 2, R2 को लिख दो R1/2, है ना, D का आधा। तो यहां वैल्यू रखोगे R2 को तो R1 स्क्वायर यानी 1/4 आ जाएगा, देखे ना, ये दोनों कट जाएगा, और ये वैल्यू हो गई VD डैश, और ये रही V। तो यहां पे वैल्यू आ गई VD डैश की कितनी, 8V के बराबर। तो ये कोई ऐसे सवाल नहीं है, ये सब आसान सवाल हैं, बस थोड़ा ध्यान देना होता है। और ये 8V का मतलब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए कोई इसमें लोड की बात नहीं है, उम्मीद है ये आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाए होंगे। आइए गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, जीरो टाइम वेस्ट, सारे सवाल करेंगे। टॉपिक 3 है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, इसको देखते हैं। अब यहाँ पे फेज 1 में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। अब ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, 1 मिनट में होने वाला, बशर्ते आप जानते हो। अब यहां पूछा क्या, कॉपर, कॉपर होता है एक मेटल, और मेटल में क्या होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है, तो खट से ऑप्शन नंबर बी टिक हो जाएगा। ये मेटल का कहानी है, जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, ठीक। ये जो ग्राफ है, वाला नंबर में कलर बदल लूं जरा सा, ये जो ग्राफ होता है ये सेमीकंडक्टर का है, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी घटना, ये सेमीकंडक्टर का है, सेमीकंडक्टर। ये जो ग्राफ है सी, ये किसी का नहीं है, मतलब डिस्ट्रैक्शन के लिए, मतलब भाई नहीं ना, डिस्ट्रैक्शन का मतलब आपको भ्रमित करने के लिए। इसकी बात करें तो ये हो जाता है एलॉयस का, नाइक्रोम वगैरह, रजिस्टर्स का। तो मैं यहां लिख देता हूं रजिस्टर्स, जो नॉर्मली एलॉय के बनते हैं, और ये एग्जाम्पल के तौर पे ये नाइक्रोम ले सकते हो, आपने पढ़ा होगा उम्मीद करते हैं। क्योंकि होता क्या है इसमें ना, जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टिविटी बहुत तेजी से नहीं बढ़ती है, याद बढ़ रही बहुत धीरे, तो रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर इज वेरी लो। इसलिए रजिस्टर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं कि टेम्परेचर अगर बढ़ भी जाए तो वो मतलब कम से कम बढ़े। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब है। उम्मीद करते हैं ये बात आप पकड़ पाए होंगे। अगला सवाल देखते हैं, फेज 1 का 2020 का, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी का। तो दी सॉलिड विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यहां गलती कर सकते हैं पढ़ने वाले भी। क्या होता है, ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं। नॉर्मली हमारे दिमाग में क्या आता है, सेमीकंडक्टर, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर में क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाओ तो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस घटे, है ना। तो ये सेमीकंडक्टर के केस में होता है, सही है, लेकिन ये इंसुलेटर में भी होता है, ये आप चूक सकते हैं, ये भी इंसुलेटर में भी होता है। तो अगर आप इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर टिक कराएंगे तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन है यहां पे सी, क्योंकि दोनों जो जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें, जैसे लकड़ी में बहुत ज्यादा आप करंट फ्लो कराएंगे तो नहीं करंट फ्लो करेगी, जैसे जैसे उसको फ्लो कराएंगे वो गर्म होने लगेगी तो करंट फ्लो करने की कोशिश करेगी, फूक जाएगी, उसके बाद जल जाएगी। आपने कभी देखा होगा, कभी कभी करंट उतर आता है किसी के घर में हाई टेंशन वाला, तो दीवालों पर कालिख लग जाती है, मतलब वो लाइनें बन जाती है। नहीं देखा तो यूट्यूब वीडियो या इमेज क्लिक करिएगा तो वहां दिखाई पड़ जाएगा आपको। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ पाए होंगे। अगला देखते हैं 2022 में, ये भी कॉन्सेप्चुअल सवाल है, थ्योरी का, सीधे खट से 2 मिनट में हो जाएगा। एज द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ाने पर आर किसका क्या होता है, तो कंडक्टर के केस में बढ़ता है, ये तो हमें पता है, इंक्रीज फॉर कंडक्टर, ये तो सही लिखा हुआ है, और डिक्रीज फॉर सेमी, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि जो कंडक्टर्स होते हैं वहां टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, और सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है। बाकी देखते हैं, डिक्रीज फॉर कंडक्टर गलत, जब टेम्परेचर, ये कंडक्टर के केस में तो याद रखिए, और सेमीकंडक्टर के केस में अभी कई बार हमने बताया है, कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस घटता है।
तो इन्हीं दो लॉजिक के हिसाब से पहला है इंक्रीज फॉर बोथ गलत, डिक्रीज फॉर बोथ ये भी गलत। तो ये ऑप्शन नंबर क्या रहा, ये आपका ए ऑप्शन यहां करेक्ट बैठा बेटा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, ये है 2023 का बेटा। तो द रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 2 ओम एंड 6.8 ओम एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस वायर, ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड बच्चों वाला सवाल है, क्योंकि जो अल्फा होता है ये आप पढ़े ही होंगे, R2 माइनस R1 और नीचे लिख दीजिए R1 और T2 माइनस T1, बस ये फॉर्मूला लगाना है। तो ये पहले 6.8 है माइनस 2 और R1 हो गया आपका 2 और T2 माइनस T1 यानी 80 में से 0 घटा दो, तो ऊपर 6.8 में 2 घटाओगे तो 4.8 आ जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 इंटू ये 8 ना होके 80 है, ये हो जाएगा 80। ये कहानी हो गई। अब इसको सॉल्व जब करोगे तो आ जाएगा 3, 2 से काट दो तो ये 24 आ जाएगा, 2.4 डेसिमल हटाओ 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो 8 त्रिक 24, देखिए काटोगे ना ये, तो 8 त्रिक 24 और ये 100, तो ये हो गया 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसकी यूनिट होती है। और कौन सा मैच किया, तो ये मैच किया बी ऑप्शन, इसका मैच कर रहा है। तो देखिए कहां आप जबरदस्ती कभी कभी डरते हैं फिजिक्स से, ये सब भाई फॉर्मूले याद है, काम बन जाएगा, इसमें दिमागी कुछ नहीं लगाना है। जोड़ना घटाना गुणा भाग तो आप कर ही लेते हैं, नहीं कर लेते तो कैसे माने नहीं कर लेते हैं। टॉपिक 4 इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ए सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस। अब बताओ 2019 में ये सवाल तो 10th क्लास का है, आपसे क्या बताए है ना, तुम खुद ही बताओ। मतलब प्रोटेक्शन जो देता हो, तो जो स्विच है वो तो ऑन ऑफ करने के काम आता है, वो कहां प्रोटेक्शन देता है। ये जो फ्यूज है ये प्रोटेक्टिव डिवाइस है। आई की सही होता है आपके यहाँ। कंडक्टर तो करंट फ्लो करने का काम आता है, इंडक्टर तो इस टाइप का होता है, ये कौन सा प्रोडक्टिव डिवाइस है। ये तो जरूरत पड़ने पर डिफरेंट डिफरेंट सर्किट जो बनाते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। तो आंसर रहा बी, काम खत्म हो गया। अगला सवाल देखते हैं, 2019 में ये सवाल है, 6 सिमिलर बल्ब्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। ये 6 बल्ब इस तरह कनेक्टेड है विद डीसी सोर्स, ये डीसी सोर्स है, बैटरी लगी है, सेल लगा है, ईएमएफ ई है एंड 0 इंटरनल रेजिस्टेंस इसका, ठीक है भाई। ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। द रेशियो ऑफ पावर कंजम्पशन बाय द बल्ब्स व्हेन, पहला है ऑल आर ग्लोइंग, यानी सब जल रहे हैं, है ना। दूसरा क्या है, इन दिस सिचुएशन व्हेन 2 फ्रॉम सेक्शन ए से केवल 2 जल रहे हैं और एक सेक्शन बी से जल रहा है, उनका हमें पावर कंजम्पशन बताना है। तो पहले जब सब जल रहे हैं तो उनका हिसाब देखते हैं। देखिए ये जो बल्ब लगे हैं ये आइडेंटिकल बल्ब लेके, सिमिलर लिखा भी है, ना दिया होता तो भी हम सिमिलर मानते जब तक कहा ना जाता, वरना सवाल निकालने में चीखें आती। तो ये अगर इन सबका रेजिस्टेंस हम आर ले लें क्योंकि सिमिलर है, देखिएगा ना, और ये देखिए ये पूरा खंड जो है, कलर बदलें क्योंकि लिखेंगे तो बहुत लिख जाएगा, ये जो पूरा, चलो ऊपर आते, ये जो पूरा है ये पैरेलल में और ये पूरा हिस्सा पैरेलल में, और ये दोनों सीरीज में है। तो इस पैरेलल की बात करोगे तो इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा R/3। आप जानते हैं कि आर आर अगर जितनी बार लगाए जाएंगे वो R/N हो जाता है, ये भी है, ये भी R/3 और ये दोनों सीरीज में है। तो R इक्विवेलेंट की अगर हम बात करें तो इन दोनों को जोड़ दो, R/3 प्लस R/3 यानी 2R/3। ये केस 1 है जब सभी बल्ब ग्लो कर रहे थे, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V²/R, तो ये हो गया E², ये मैं P1 लिख देता हूं, पहले केस की बातचीत है। E²/R का मतलब 2R/3, तो ये वैल्यू हो गई 3E²/2R। अब हम P2 की बात करेंगे क्योंकि सेकंड केस में कुछ कहानी अलग है। नंबर 2, अब नंबर 2 में कहा है कि सेक्शन ए से केवल 2 जल रहे हैं और सेक्शन बी से 1 जल रहा है। आप ऐसे समझिए कोई भी एक यहां जला देते हैं, आपको समझाने के लिए बना रहे हैं वरना फट से उरली हो जाए, और यहां हम 1 जला देते हैं। ये कुछ ऐसी सिचुएशन है और ये बैटरी लगी भाई, जिसमें जो बल्ब जल ही नहीं रहा है वो आउट ऑफ सर्किट हो गया, बंद है उसकी बत्ती। तो यहां इसका आर, इसका आर और इसका आर,
ये बल्ब है, इंडक्टर में समझ लेना, है ना। तो ये दोनों पैरेलल में थे, तो आर आर है, तो ये आर बाई टू हो गया, और ये तो आर ही है। तो इस समय सेकंड केस में आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, आर बाई टू में बेटा जी आर जोड़ दीजिए, तो 3r/2, और ये ई है ये, तो इसका पावर क्या रहा, वही वी स्क्वायर बाई आर। तो ये तो भाई साहब ई स्क्वायर ही है, और आर की जगह आर इक्विवेलेंट 3r/2, यानी 2e² / 3r। अब कलर फिर से बदलते, मजा आएगा। तो अब हम लेते हैं P1/P2, ये जो फाइनल आंसर लेना है। तो ये हमने P1 की वैल्यू लिखी 3e² / 2r, और जब आपको डिवीजन में P2 करना हो तो पलट के मल्टीप्लाई कर दिया करिए, आसान पड़ता है। ये ऊपर आ गया 3r। हमेशा जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिवीजन से आसान लगेगा माइंड को, ह्यूमन माइंड ऐसे ही काम करता है, और जोड़ना घटाने से सरल, ज्यादा सरल लगता है। अब ये देखिए कट गई कई वैल्यू, ये ई स्क्वायर कट गया, आर आर कट गया, 3 और 9/4 आंसर आना चाहिए। तो ये देखिए यहां पर ऑप्शन क्या है, 9/4, ऑप्शन डी यहां पर आता हुआ दिख रहा है। तो ये अच्छा सवाल हम कहेंगे, क्योंकि है तो कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान तो रखने वाली बात है ही इसमें। तो ये डी ऑप्शन मेरे ख्याल से आप पकड़ पाए होंगे। आइए फटाफट हम लोग अगला सवाल करते हैं। ये 2022 का सवाल है बेटा। टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम एंड 200 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये मान लो ऐसे, और ये ऐसे कनेक्टेड है। ये भाई साहब 100 के, ये 200 के। The ratio connected in parallel in an electrical circuit, the ratio of the thermal energy developed in 100 ohm to that in 200 ohm in a given time. अब गिवन टाइम में क्या है कि अभी देखिए इसमें इस सर्किट में ना फॉर्मूले एनर्जी के कई होते हैं, लेकिन हम सेम वी वाला लगाएंगे, क्योंकि पैरेलल में तो वी सेम होता है। तो हम W = V²T/R वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसके देखिए डब्ल्यू वाले कई होते हैं ना, आई वाला भी होता है, लेकिन आई डिफर है दोनों में, तो हम क्यों चूज करें वो। वर्क डन तो VIT भी होता है ना, अगर हम बात करें तो। हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें आई डिफर हो जाएगा, तो हम किसको इस्तेमाल करेंगे, जिसमें वी सेम है, फट से कट जाएगा। मतलब ये थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात है, कोई इसमें फिजिक्स बहुत स्पेशल नहीं है। खैर एनीवे हम लोग आगे चलते हैं। तो V100/V200। अब ये देखिए ये जो सेम था, मैं उड़ा ही देता हूं, क्योंकि खैर लिख देता हूं चलो। तो V²T/R100, और जैसे मैंने बोला डिवाइड हो तो पलट के मल्टीप्लाई कर दो, तो R200/V² T, ये पूरा पूरा कट गया। तो R200/R100, R200 कितना है, 200 का मतलब 200 ही है, और 100 का मतलब 100 ही है। तो ये आ गया 2/1। ये आंसर हो गया। अब इसमें क्या बातचीत की जाए, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही आ जाता है। ये देखिए कोई भी समस्या नहीं है, आराम से इसको कर पाए आप। अगला सवाल हम लोग करते हैं। इसमें लिखा टू हीटर्स ए एंड बी है, 2024 का है। पावर रेटिंग ऑफ 1 किलोवाट, इसकी पावर रेटिंग 1 किलोवाट है, एंड 2 किलोवाट, एक की 1 किलोवाट है और एक की 2 किलोवाट है रेस्पेक्टिवली। दोज टू आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, पहले उन्होंने सीरीज में लगाए हैं और उसके बाद हम लोगों ने पैरेलल में लगाया है, टू ए फिक्स्ड पावर सोर्स, एक ही पावर सोर्स से लगा रहे हैं। द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट फॉर दीज टू केसेस, यानी हमें पी, इसको अगर हम पी सीरीज PS बोले और दूसरे को पी पैरेलल बोले पैरेलल के लिए, तो इनका में रेशियो, सीरीज में जो पावर का फॉर्मूला होता है ना, वो 1/P = 1/P1 + 1/P2 होता है। उम्मीद करते हैं ये आप जानते होंगे। तो PS में दो ही का मामला है, इसलिए इसी को जो हम लोग रेजिस्टेंस में किया करते थे शॉर्टकट टाइप, तो P1 P2/P1 + P2 लगा दो। तो 1 × 2 और नीचे 1 + 2, तो 2/3, ये किलोवाट आ गया। पैरेलल में जो फॉर्मूला होता है वो होता है P1 + P2। पावर का फॉर्मूला बता रहे हैं, कुछ और ना समझ लेना पावर के लिए। तो PP की वैल्यू कितनी आ गई, सिंपल 1 + 2 यानी 3 किलोवाट। अब PS/PP निकाल लो। तो PS की वैल्यू 2/3 और PP कितना है 3, तो 2/9 आ गया, खत्म हो गया खेल। तो ये रेशियो 2/9, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आंसर आपका आ गया
डी इज द करेक्ट वन। इस तरह से बस सवाल करना, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला देखते हैं, अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स है, अगला टॉपिक है जो, आइए इसको करते हैं। अब ये फेज 2 का, ये भी सरल होते हैं आपके, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं आते। 90% क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे जो आप आसानी से कर पाए, तो घबराना नहीं होता है, बस पढ़ो, प्रैक्टिस करो और शांति से सवाल करो। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, मैं करके दिखाता हूं। ये देखिए सारे पीवाईक्यूज आए हुए हैं, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि अरविंद सर अपने मन से बना के सरल दे रहे हैं। फॉर द मैश शोन, अब ए ये है और बी ये है, इसके बीच का रेजिस्टेंस निकालना है। अब ये देखिए साफ तौर पे दिख रहा है, ये जो 4 ओम है, ये जो 8 ओम है, ये सीरीज में है। भाई यहां सीरीज में क्या होता है, एक के पीछे एक का टर्मिनल खत्म हो तो दूसरा का टर्मिनल शुरू हो। यहां से देखिए गए और इससे जुड़ा है ये, तो 4 वोट को, इन दोनों को सीरीज, आप जानते ही वो लिख नहीं रहा हूं, सीरीज का मतलब तो R1 प्लस R2 होता है। तो इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना हो गया, 8 4 12 ओम। अब ये जो देखिए ये और ये में 12 ओम इधर जुड़ा हुआ, 6 ओम इधर, तो 12 ये, यानी कि कलर बदल लेना ज्यादा उचित होगा। यानी ये जो ब्लू कलर में लिख रहे हैं, ये दोनों अब पैरेलल में हैं, यानी 12 ओम एंड 6 ओम इन पैरेलल। कौन सी इसमें कलाकारी है, तो आर पैरेलल निकाल लेते हैं हम लोग, तो 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6, तो 12 6 72 और ये आ गया 18। अगर उम्मीद करते हैं सब ठीक ही जोड़ा जाड़ा है, तो ये इतनी वैल्यू हो गई। अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अच्छा ये कट रहा है लगता है, तो ये कटेगा 40 4 आ जाएगा लगता है। अब देखिए क्या है, जब ये पूरा निचोड़ दियो तो 4 ओम और ये 4 ओम, ये जो बड़ा 4 ओम और ये 8 ओम, तीनों पैरेलल में, तो फाइनल आंसर क्या आया, फाइनल आर, आर नेट कह लो या आर इक्विवेलेंट कह लो, ये 4 ओम, ये 4 ओम जो नेट था, और ये बचे हुए भाई साहब 8 ओम, तो 4 4 8 8 यानी 16 ओम आंसर आ गया। अब देखिए इसमें कौन सी रॉकेट लगाई गई है जो आप कहेंगे कि फिजिक्स जो है बन बुना नहीं रही है। कैसे नहीं बन रही है, अरे बन रही है, बनाओ तो 2021। चलिए अगला सवाल, जीरो टाइम वेस्ट है तो बराबर बढ़ते चलेंगे। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड सेम मटेरियल is 0.25। इफेक्टिव रेजिस्टेंस पैरेलल, पैरेलल का जो आया है वो R इक्विवेलेंट 0.24 है। आपको ये मालूम होगा कि जब 4 वायर को आप पैरेलल में लगाते हैं, तो आप जानते हैं अगर सेम है सबका R तो R नेट जो वैल्यू होती है, नेट लिख रहा हूं, वो हो जाती है R/4, क्योंकि 4 बार इसको लगाया गया है। और इसका जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस गिवन है 0.25। तो मैं इसको जरा सा निपटा ही देता हूं, तो आर की वैल्यू हो गई 4 इंटू 0.25, यानी 1 ओम। इस एक का आर कितना है, 1 ओम। अब कह रहा है व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब बताओ इसमें क्या धरा हुआ है, सीरीज में आप इस तरह जोड़ते हो, आप जानते हो जब सीरीज में आर 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 जोड़ोगे तो आर सीरीज कितना हो जाएगा, 4 बार। आर 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 जोड़ दो, तो आर एस जब करने लगे जो कि 4R के बराबर है, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आर पहले निकाल ही चुके हो, 4 आंसर आ गया। अब ये बताओ, इससे सरल आपको 10th क्लास के सवाल है, कहां डर रहे हो, बहुत सब 150 नंबर तो धरे हुए हैं तुम्हारे, बस प्रैक्टिस करते रहो। तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपको सी मिल जाता है, मेरे ख्याल से हो गया आपका। 2021 में सवाल है, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, सरल। आइए देखते हैं। 3 रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस R1 R2 R3, ये देखिए R1 है, ये R2 है, और इधर महाराज R3 पड़े हुए हैं, आर कनेक्टेड है shown in the given circuit। द रेशियो I3 अपॉन I1, ये देखिए I3 यहां पर है और I1 यहां पर है, इनका रेशियो निकालना है यूज्ड इन द सर्किट। अब यहां पर एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात आपको इसलिए देखनी पड़ेगी कि ये देखिए हमेशा आप जानते हैं, मैं खैर ऐसे ही लिख देता हूं, इन दो पॉइंट्स के बीच में, इसको ए बी लिखा है, सी डी लिख दो। सी डी पॉइंट के, क्योंकि ये पैरेलल है ऊपर और नीचे, तो ये वोल्टेज सेम रहेगी। अब इसमें ये जो R1 आ रही थी उसका कॉन्टेक्स्ट अगर हम लें तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इन पूरे इस R2 R3 का, तो R2 R3 का पैरेलल वाले का
R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3, है ना, ये इसका इक्विवेलेंट। अब ये जब इक्विवेलेंट हो गया तो इसी में I1 करंट है, तो वोल्टेज कितना रहा, V होता है I इंटू R। तो वोल्टेज रहा I1 और R मतलब ये जो R निकाले हो, तो R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3, ठीक है। ये वोल्टेज क्या है, CD के बीच का, कोई इक्विवेलेंट ले लिया है। अब R3 का केस ले लो, I3 करंट है, R3 जा रहा, तो V इक्वल टू IR, इसको लिख दो I3 इंटू R3। क्या किया है, वोल्टेज सेम वाले कॉन्सेप्ट को लगाया है, सेम इन पैरेलल, ऐसे लिख दो, पैरेलल कॉम्बिनेशन शॉर्ट में। इस कॉन्सेप्ट को हमने इस्तेमाल यहां पर किया है। अब आपसे पूछा था I3 अपॉन I1, इसी को निपटाते हुए अब आप I3 अपॉन I1 फट से निकाल लीजिए। तो ये R2 R3 के ये R3 R3 कट गया, तो ये तो खत्म ही हो गया R2 प्लस R3 खत्म। तो ये आंसर आना चाहिए, ऑप्शन कौन सा है, R2 अपॉन R2 प्लस 3। ऑप्शन ए सही लग रहा है, लग क्या रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए यहां पर बैठ गया। तो यहां पर ये जो मैंने लगाया है, ये थोड़ी सी बात I1 वाली पकड़नी पड़ेगी, वरना रेशियो लेने में तकलीफ होगी। इसको इक्विवेलेंट निकाला, मतलब ये क्या क्यों बता रहा हूं, यहां जो हमने I1 ली थी, ये I1 लाने के लिए, वरना आप इसमें डिवीजन करेंगे करंट का, तो ये झाम करेगा, समय खा जाएगा बहुत आपका। सवाल तो आप कर ही लेंगे, लेकिन आपको सवाल सही करना है और कम से कम समय में करना है। अगला समय करते हैं, 2023 का सवाल है। तो यहां पर 10 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस R आर कनेक्टेड इन सीरीज, 10 रेजिस्टर्स हैं टू ए बैटरी ऑफ EMF E। ये भाई ये 10 होंगे और ये कैसे कनेक्टेड है, सीरीज, ऐसे ऐसे करके सीरीज में, ठीक है। ये आर 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 10 बार है, ये बैटरी लगी है कोई E। तो एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, बड़ी ठीक बात। देन दोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम बैटरी, अब पैरेलल में इसी तरह लगा दिया है। द करंट इज इंक्रीज्ड n टाइम्स, अब इसमें जो करंट थी वो I थी, जब आप सीरीज में लगाए हो, तो सीरीज में करंट लगाए हो तो आप क्या IS, इसे IS कह दो सीरीज में। IS की वैल्यू क्या हो गई, V इक्वल टू IR, तो V अपॉन R, तो V कितना था E, और RR जोड़ोगे तो 10 R आ जाए। और अब पैरेलल की बात कर लो, तो पैरेलल में IP वोल्टेज तो E ही रहा और नीचे वाला R/10 आ गया, क्योंकि आप जानते हैं कि ये इस तरीके से जो रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं जितने, तो वो R/N हो जाते हैं पैरेलल में, R/10 आ गया। ठीक, अब इसको 10 को ऊपर कर लेते हैं, IP की वैल्यू हो गई E10, पहले लिख लेते तो ज्यादा सुंदर लगता, R। इस तरीके से बात हो गई। अब आप ले लीजिए भैया, निकालना है IS अपॉन IP अपॉन IS, द करंट, अच्छा ये N करंट है, सॉरी। अब यहां रिलेशन दे रखा है, N पूछा है ना, यहां पे रिलेशन दे रखा है कि IP की जो करंट थी वो N टाइम्स थी IS से। तो अब रेशियो ले लो, तो ये IP अपॉन IS का रेशियो N होना, N है, IP रख दो पहले, तो 10E अपॉन R, और IS डिवीजन में पलट के मल्टीप्लाई कर दो, तो पलट के मल्टीप्लाई किया तो 10R अपॉन E हो गया, और ये वैल्यू N के बराबर है। ये R निपट गए, E निपट गया। अब 10 इंटू 10 तो 100 होता है, ये तो 5वीं क्लास के बच्चे को पता रहता है। तो N की वैल्यू हो गई 10, और ये वैल्यू हो गई A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय मतलब इन्हें कुछ दम नहीं है, शांति बनाए रखने, प्रैक्टिस करिए, समझिए, शांति से हड़बड़ाइए नहीं, और सब सही करके आएंगे आप। चलिए अगला सवाल करते हैं, क्योंकि फटाफट हमें सवाल लगाने, जीरो टाइम वेस्ट सीरीज मैंने आपसे वादा किया है। तो 2024 का वही कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स है। ए वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस 100 ओम इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। अब क्या किया है कि एक वायर को 10 टुकड़े में काटा है, तो जब एक वायर को 10 टुकड़े में काटोगे तो एक आर जानते कितना हो जाएगा, वो एक आर हो जाएगा 100 का 10वां पार्ट। आप ये एक वायर था, ये 10 टुकड़े में काट दिए, तो जो पूरा रेजिस्टेंस था 100 ओम का, और ये 10 पार्ट हैं, तो एक का कितना बचा, आर की वैल्यू हो गई कैपिटल R/10, यानी आर की वैल्यू हो गई 100/10, यानी 10 ओम।
एक पार्ट की बात कर रहे हैं, चाहे ये पकड़ लो चाहे पहले वाला, उम्मीद है पकड़े। 10 इक्वल पार्ट्स, दी फर्स्ट 5 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। 5 पार्ट को हमने ऐसे सीरीज में लगाया, मैं 5 लिख नहीं रहा हूं, 5 पार्ट्स 5p लिख देता हूं, और उसके बाद 5 पार्ट्स को, नेक्स्ट 5 पार्ट्स को हम पैरेलल में लगा रहे हैं। ये 5 ऐसे लगा दिए, 2 दिख गए, 3 4 5। अच्छा, 2 कॉम्बिनेशन आर अगेन कनेक्टेड इन दोनों को सीरीज में लिए, 5p था और 5 ऐसे पैरेलल। p क्यों लिख दिया मैंने यहाँ, ये तो सीरीज में है, उल्टा लिख गया है। इसको 5 पार्ट्स को, अच्छा p लिख दिया था मैंने, उसकी कोई जरूरत नहीं, कंफ्यूज कर जाओगे। 5 पार्ट ऐसे हैं, 5 पार्ट ऐसे हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ दिस फाइनल कॉम्बिनेशन, अभी तो बहुत ही सरल है, क्योंकि ये जो सीरीज में जोड़े हुए हो और ये पैरेलल में जोड़े हुए हो, तो एक रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम का है ना। तो 10 5 यानी इस वाले का मामला आ गया 50 ओम। 10 प्लस 10 प्लस 10 5 बार। और पैरेलल में तो क्या होता है, एक था हमारा 10, लेकिन जितने हो 5 हैं तो R बाई एन हो जाता है। तो यहां पर इफेक्टिव R पैरेलल कितना हो गया, 10/5। ये 5 है ना, R बाई एन जो फॉर्मूला लगाते हो, तो ये वैल्यू हो गई 2। अब ये दोनों सीरीज में है, तो 50 प्लस 2 यानी टोटल वैल्यू आ गई 52 ओम। आंसर आ गया। अब इसे ये एकदम समझ लो हलवा सवाल में से गिनना चाहिए इसको, और ये है कहीं डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। डी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। आप इस तरह करेंगे तो बस इतना, सीरीज पैरेलल का जो सिंपल फॉर्मूला होता है उसी को लगाया गया है यहां पर, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, हम लोग 2024 का तो निपटा लिए। अब ये रीटेस्ट 2024 का, इसको करते हैं। ये भी आसान है, इसमें एक और तेजी लाने के लिए मैं एक ट्रिक बता दूंगा, आपको पता होगी वैसे। ए यूनिफॉर्म मेटल वायर ऑफ लेंथ L हैज 10 ओम रेजिस्टेंस। नाउ दिस वायर इज स्ट्रेच्ड टू ए लेंथ 2L। एक वायर को जिसकी लेंथ मान लीजिए L है, उसको खींच कर जब आप NL करते हो तो इसका नया वाला रेजिस्टेंस जानते हो, N स्क्वायर इंटू R हो जाता है। शॉर्ट ट्रिक है, आपको पता होनी चाहिए, होएगी भी, ये कहानी हो जाती है। चलिए अभी, तो नाउ दिस वायर इज स्ट्रेच्ड टू ए लेंथ 2L। तो नए वाले वायर की ट्वाइस है, तो नए वाले वायर का जो रेजिस्टेंस है, इस N की जगह 2 रख दो, तो ये डबल किया है ना, 2L मतलब डबल, और रेजिस्टेंस पहले का 10 था, तो ये 40 ओम। तो पहले नया वाला जो 12 वाला रेजिस्टेंस है वो 40 ओम का आ गया है। अब इसको क्या किया, बेंड टू फॉर्म ए परफेक्ट सर्किल, ऐसे हमने बेंडिंग कर दी है। ये जो वायर मिला होगा लंबा सा, इसी को घुमा दिया। ये 40 ओम है टोटल रेजिस्टेंस। अब कह रहा है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी आर्बिट्री डायमीटर। अब ये डायमीटर का मतलब तो आप जानते ही हैं, तो एक पॉइंट ए ले लो और एक पॉइंट ठीक अपोजिट बी ले लो। अब आपको ये पता है कि 40 टोटल था, सिमेट्री है, तो ऊपर वाला 20 आ जाएगा और नीचे वाला 20 ओम आ जाएगा। ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है तो सेम रेजिस्टेंस पैरेलल, तो R/2। तो फाइनल आंसर क्या रहा, 20 का आधा, यानी आंसर 10। देखिए कितना मतलब हलवाई है, इसको क्या बोलेंगे, इससे सरल तो है सब। ये आंसर ऑप्शन नंबर ए, समझे ना। ये जब पैरेलल में, आपको ये पता ही है कि जब पैरेलल में दो ये R के रेजिस्टेंस निकालते हो तो RP कितनी वैल्यू हो जाती, R/2। इसमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं होती, फट से निकाल के खट से खत्म करो। उम्मीद करते हैं ये आप पकड़ पाए। अगला सवाल देखते हैं, 2025 का सवाल लेते हैं। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 8 इक्वल पीसेस। तो अब एक पीस का, अब देखिए इससे क्या पता लगा, एक पीस का जो रेजिस्टेंस है R, पीस को मैं PI लिख दूं क्या, पाई, चलिए समझ जाना, पीस लिखा है, इसकी वैल्यू R/8 हो गई। एक पीस की बात कर रहा हूं, 8 टुकड़ों में काटा है। फ्रॉम दीज पीसेस 2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर मेड। अच्छा भाई, बाय एडिंग 4 ऑफ द टुगेदर इन पैरेलल। 4 को हम पैरेलल में किए हैं, 1 2 3 और ये 4, ये 4 हमने ये पैरेलल में लगाए हैं। देन दी अच्छा, ये दोनों हमने लगाए हैं और इनको लगा दिया है सीरीज में। ये फिर कॉपी पेस्ट तो हो नहीं पाएगा, तो ये भाई साहब समझाने के लिए, वरना ये तो आप समझी, ये इस तरह से लगाए। और कह रहा है इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताओ। अब इसमें इस सवाल में क्या धरा है, एक है R/8, सबका R/8 है, ये भी सब एक ही जैसे हैं।
ये भी R/8 में बार बार नहीं लिखना, ज्यादा भसड़ हो जाएगी। तो आपने समझा था जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है तो इसका RP1 पहला सेट, तो ये हो जाएगा R/8 अपॉन जितने बार लगाते हो n कितना लगाए हो 4 बार, तो ये 4 लिख दो, तो ये हो गया R/32। और इसी तरह ये तो सेम ही है, तो RP2 भी हो गया R/32। दोनों सीरीज में है तो R नेट हो गया R/32 का डबल R/16। आपको पढ़ाने के लिए हम जोड़ रहे हैं R1 प्लस R2, तो ये R/16। बेसिक डबल कर दो, 2 से 32 कट गया, 16 आ गया। तो R/16 क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब ये सब 2025 का सवाल है, आप हमको बताइए कि इसे आप टफ कैसे कह सकते हैं? है ही नहीं। आप और करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3-4 क्वेश्चन आ जाते, 4 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, 25 में निपट गए। अब आता है सेल ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन। ये 2024 का सवाल है। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए बैटरी whose EMF is 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, ये देखिए 10 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम यहां पर लिखा हुआ है। व्हेन कनेक्टेड थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एज शोन इन द फिगर, आगे क्या है? अच्छा, टर्मिनल पोटेंशियल निकालना, यानी टर्मिनल का मतलब होता है बैटरी के टॉप और बॉटम के बीच में। ये अब समय ज्यादा नहीं लगाना चाह रहे हैं, वरना ये सब बातें बड़ी इंटरेस्टिंग रहती। सेल खरीदते हो ना, तो इसके अगेंस्ट में जो जब करंट फ्लो हो रही होती है, जो वोल्टेज होता है उसको टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं। ये फॉर्मूला आप यूज करते हो इन द केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, जब करंट सप्लाई ले रहे होते हो, तो उस समय ये जो वी होता है, यही वी टर्मिनल होता है। अब इसमें देखिए ई पता है हमको, स्मॉल आर पता, आई नहीं पता है। अगर आई पता हो तो वी टर्मिनल निकल आएगा। तो आई कैसे निकालोगे? महा आसान। टोटल सप्लाई वोल्टेज की ईएमएफ मतलब 10 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस ये 1 ओम और 4 ओम सीरीज में है, तो ये ई हो गया 10 वोल्ट और 4 + 1 यानी 5, 10/5 यानी 2 एम्पियर की यहां करंट हो गई। अब इस फॉर्मूले को ठोक दीजिए, तो V = E कितना था? 10 वोल्ट, करंट है 2 एम्पियर की, और स्मॉल r कितना है? 1 ओम दिख रहा है यहां। तो ये 8 आ गया, ऐसा लग रहा है 8 वोल्ट आपका आंसर आ गया है क्या? ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए, इसमें कोई भी आपको तकलीफ होती हुई नहीं दिख रही है, जैसा मेरी समझ में आ रहा है। ये फटाफट हो गया। अब 7वां टॉपिक है किरचॉफ लॉ, इसको भी निपटाते हैं। ये उड़ीसा 2019 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और ये थोड़ा सा क्वेश्चन है जहां आपको दिमाग लड़ा के थोड़ी वर्किंग करनी पड़ जाएगी, ऐसा लगता है। द रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर, देखिए आइडियल वोल्ट मीटर ये है। अब आइडियल वोल्ट मीटर से कितनी करंट जा रही है ये निकालनी है हमको। आइडियल वोल्ट मीटर जो होता है उसका कोई करंट, मतलब वो आइडियल वोल्ट मीटर एक तरीके से बात करें तो उसमें से कोई करंट नहीं जाती। तो ये पूछ रहे हैं रीडिंग कितनी है इस वोल्ट मीटर की, ये बताया जाए यहाँ पर। तो आइए चलते हैं, करते हैं। अब ये दोनों जो हमने लगा कुछ और दब गया, ठीक है, इसके बीच की कहानी हम निकालेंगे। तो ये 20 ओम, 30 ओम, 30 ओम, 20 ओम। अब ये तो शॉर्ट सर्किट टाइप हो गया, सी और डी को कनेक्ट कर दिया गया है। जब सी और डी को आप कनेक्ट कर दोगे तो 20 और 30 ये दोनों पैरेलल में आ गए। देख रहे हैं? ये आप समझ रहे हैं? और 30 और 20 ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। ये देखिए सी और डी को हमने क्या किया है, या सॉरी, इसमें से आप इसमें से कोई करंट नहीं जाएगी, तो ये सीरीज में इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 50। तो ये इसका ये सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया बेटा 50, 20 + 30, और इसका भी हो गया 50 नीचे का। सीरीज रेजिस्टेंस की बात करें, अब हम अगर इसमें ऊपर वाले में करंट भेजने की बात करें, करंट इन एसीबी, तो ये एसीबी के अंदर मैं लिखूं IACB, तो एसीबी के अंदर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/50। ये देखिए 2/50 एम्पियर की करंट हो गई। ये जो करंट जा रही है टोटल, वो आप यहां पर निकाल लेंगे। यहां पर हमें लग रहा है कि एसीबी का रेजिस्टेंस जो था, वो एसीबी का ये था आपका 50 ओम, और ये भी 50 था। वोल्टेज सेम है, देखिए यहां पर। तो यहां पर वोल्टेज अगर सेम है, 2 वोल्ट का वोल्टेज इसके अगेंस्ट में लगा है, तो 2 वोल्ट का वोल्टेज लग गया और रेजिस्टेंस 50 हो गया, तो 2/50 एम्पियर आ गया। समझ में आई बात? ये जो आर्म है, इस आर्म का आर है
आर है 50 और 2 वोल्ट इन दोनों के बीच में 2 वोल्ट, ये दोनों आर्म पैरेलल में है, तो इसका पूरे का डिफरेंस है 2 वोल्ट और इसका भी है 2 वोल्ट। तो हमने ये जो निकाला है ये आई वी इज इक्वल टू आई आर, तो ये वी बाई आर लगाया है। वी है 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट और आर कितना था 50, तो ये यहां पर आई एसीबी की वैल्यू हो गई 2/50 एम्पियर की वैल्यू। आई एडीबी निकालेंगे तो वो भी वैल्यू उतनी आ जाएगी। आई इस वाली आर्म से एडीबी में कितना जा रहा है, एडीबी वी अपॉन आर, इसका भी लगाओ, वी 2 और आर 50 इतनी है, यानी कि दोनों में अभी करंट का मामला देखें तो बराबर जा रहा है। अब यहां पर हम इसको कई तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफाइड वर्जन रखेंगे हम। अब किरचॉफ लॉ यूज कर लेते हैं। इसका पोटेंशियल मान लो वीए, सिंपल वाला पोटेंशियल डिफरेंस निकालने वाली बात कर रहे हैं। इसका पोटेंशियल सी का वीसी मान लेंगे। तो आपने शुरू किया वीए से, कलर बदल लेते हैं, आपने शुरू किया वीए से और करंट गई यहां पर, तो यहां ड्रॉप होगा कितना, आई इंटू 20 और माइनस कर दीजिए इसमें, तो आई कितनी थी 2/50 और आर कितना है 20, ठीक। और ये अब पोटेंशियल बन गया वीसी, यहां का इसे लिख दीजिए वीसी। अब ये हम इसको वीए इज इक्वल टू वीसी के साथ इसको जोड़ देते हैं, ये हो गया 40/50, एक इक्वेशन बन गई हमको। इसी तरह हम दूसरे की निकालेंगे और फिर हम निकाल लेंगे कि VC माइनस VD कितना है, वही आपको रीडिंग मिलेगी। अब दूसरा लगा देते हैं नीचे की तरफ पे, ये नीचे वाली आर्म के लिए एडीबी के लिए, फॉर एडीबी के लिए, तो VA लिखा माइनस इसमें जितना ड्रॉप हुआ तो 2/50 इंटू 30, अब ये बन गया VD। तो ये VA की वैल्यू कितनी आ गई, ये VA एक तरफ इसलिए कर रहे हैं दोनों इक्वेट करने वाले अभी 60/50, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखें आप, तो यहां पर VA बराबर है, तो लिख दो फ्रॉम 1 एंड 2, तो VD प्लस 60/50 इज इक्वल टू VC प्लस 40/50। अब यहां पे VC माइनस VD निकाल लो, तो 60/50 में आप 40/50 घटा दो, तो ऊपर एलसीएम सेम है, तो 20/50 यानी कि 2/5 आ रहा है। 2/5 का मतलब है 0.4 वोल्ट। ये आपका आंसर है और ये आएगा ऑप्शन नंबर ए, यहां पर सही है। तो ये सवाल मैं कह सकता हूं कि हाँ सर, हाँ बेटा, ये सवाल थोड़ा अच्छा सवाल था, यहां पर ध्यान से करना। ये हॉट लिख देता हूं क्योंकि आप लोग थोड़ा डरते भी हैं, तो इसको टिक कर लीजिए, 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा जिससे क्लैरिटी आपको मिल सके। ये सवाल को थोड़ा इज्जत दी जा सकती है। दूसरा करते हैं फेज 2 का 2020 का सवाल। अच्छा, जिस किरचॉफ लॉ का टॉपिक है, तो ऐसा नहीं लेके चलना है कि भैया मैं किरचॉफ लॉ लगाना ही लगाना है, मतलब बहुत जो मौका मिले लगाइए, सवाल करने से मतलब। आइए देखते हैं। फॉर दी, क्योंकि किरचॉफ लॉ तो हर जगह लग सकता है, वैलिड होता है। शोन इन द फिगर द करंट आई विल बी, ये करंट कहां है, ये आई हमको निकालना है। अब यहां पे देखिए इन दोनों के जो टर्मिनल्स हैं वो एक ही दिशा में है, तो ई इफेक्टिव कितना हो गया। ये प्लस माइनस सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल लगे हुए हैं, तो ये हो गया 2 + 4 यानी 6 वोल्ट। और टोटल आर इक्विवेलेंट कितना है, ये 4 ओम, 1 ओम सीरीज में, तो 4 + 1 + 1 6 ओम। आई हो जाएगा V अपॉन आर, तो V की वैल्यू हो गई 6 और R की हो गई 6, तो ये 1 आ गया। 1 एम्पियर की इसके अंदर करंट जा रही है, ये खत्म हो गया। देखिए इसमें कुछ भी मामला नहीं है। तो ये देखिए आसान था, इसमें कोई हमने ज्यादा लबजब नहीं किया। कोई किरचॉफ लॉ लगवाने लगे तो कॉम्प्लेक्स करेगा इस मामले को। ये दिख रहा है, इसमें जो चीज आसानी से समझ में आ रही है उसको उलझाने से कोई मतलब नहीं है। आइए अगला सवाल करते हैं। ये किरचॉफ लॉ का 2020 का क्वेश्चन है। फॉर द सर्किट गिवन बिलो द किरचॉफ लूप रूल फॉर द लूप BCDEB, ये यहां से शुरू किए BCDEB, मतलब इस तरह चलिए हम चल जाएंगे, इज गिवन बाय इक्वेशन। अब इसमें बहुत सिंपल सी बात,
इसमें करंट इधर है, आप इसी दिशा में बढ़ रहे हो आगे, तो जिधर बढ़ते हो माइनस पोटेंशियल ड्रॉप लेते हो, I2 इंटू R2। करंट की दिशा में ही चलते हो, कई बुक्स और कई टीचर उल्टा पढ़ाते हैं, तो कोई दिक्कत उसमें भी नहीं होती, क्योंकि क्या होता है, कोई लिखे x बराबर y या कोई लिखे x माइनस वाई बराबर 0, मतलब तो वही है, लेकिन फिर भी जो मैं तरीका बताऊंगा यही अपनाइएगा, ये हमेशा सही रहता है। तो I2 और माइनस R2 पोटेंशियल ड्रॉप, इसमें देखिए माइनस की तरफ आप जा रहे हैं तो फिर से पोटेंशियल ड्रॉप E2, फिर यहां पे प्लस की तरफ जा रहे हैं, ऐसे बढ़ रहे हैं, तो ये प्लस आ जाएगा, प्लस E3। यहां पहुंचे, अब करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो प्लस I3 इंटू R1 बराबर 0, ये इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन जो मिल रही है उसको तय कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये, अब यहाँ पे इसको मैच करने में ना थोड़ी झंझट लग सकती है, तो देखिए ये माइनस R2 है और उसके बाद प्लस E2 है, यहाँ प्लस E2 है ही नहीं, तो ये पहली दो इक्वेशन तो निपट गई हैं, हो ही नहीं सकती। फिर ये प्लस में, तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो I2 R2 प्लस E2 माइनस E3 इंटू R1 बराबर 0। तो I2 R2 प्लस E2 माइनस E3, ये सी नंबर सही हो गया। देखिए एक ही सही होता है आपके यहाँ, बस इसमें कुछ भी नहीं करना था। अब डी गलत हो गई होगा, दोनों प्लस है तो ये गलत है ही है, सिंपल सी बात। तो ये किरचॉफ लॉ लगाकर इक्वेशन बनाकर आपको चेक करनी थी कौन सी इक्वेशन बराबर बैठ रही है। आइए अगला सवाल करते हैं 2023 का। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट। अब इसमें मैग्नीट्यूड एंड करंट की बात कर रहे हैं। अब ये देख रहे हैं कि दोनों की जो पोलैरिटी है वो अपोजिट है, जो मजबूत है वो भारी पड़ जाएगा। ये 10 वोल्ट इधर धकेल रहा, 5 वोल्ट इधर, तो नेट करंट इधर जाएगी, ए टू बी। यहां कहीं लिखा है, देख लेंगे कहां लिखा है। तो ए टू बी थ्रू ई, ये दोनों तो पहले ही गलत हो गए डायरेक्शन से, यही सही हो सकता है क्योंकि दो ऑप्शन यहां मैच कर रहे हैं। अब यहां पे ई नेट कितना आ गया, मतलब 10 में से 5 घटा दो, 5 वोल्ट। क्यों घटा दिया, क्योंकि इन दोनों की पोलैरिटी अपोजिट है, एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस में तो कोई जोड़ दो, 2 7 और 1 7 2 9 1 10, 2 + 7 + 1 10 ओम। अब हमें आई निकालना, तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। ई है 5 और आर है 10, तो 0.5 आ गई एम्पियर। बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो ये वैल्यू यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये ऑप्शन ए से मैच कर रही है, तो ये आंसर ए आ गया। इसको आप इस तरीके से प्रेम से कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता किसी बात की दिक्कत है। अब ये किरचॉफ लॉ का 2023 में एक सवाल था, ये इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा लॉजिक समझना पड़ता है, आसान। इन द गैल्वेनोमीटर जी, ये भाई साहब हैं जी, डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, यानी कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहे हैं। और ये जो गैल्वेनोमीटर होता है ये करंट डिटेक्शन के लिए होता है, तो अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं तो करंट 0 है। अच्छा भाई, यानी कि ये IG 0 है इन द सर्किट। द वैल्यू ऑफ R इज गिवन बाई, अब देखिए जब इसमें करंट ही नहीं है तो ये जो जो सेल का पोटेंशियल है वही यहां पर इसके अक्रॉस चालू हो जाएगा, क्योंकि कुछ करंट ही नहीं जा रही इसके अंदर। तो ये ए बी नाम दे देते हैं और इसको CD बोल देते हैं। तो ये ए बी के अगेंस्ट में VAB हमारा कितना होगा, 2 वोल्ट। जो इसके अगेंस्ट में था वही इसके, क्योंकि दोनों पैरेलल में है इसलिए दोनों 2 वोल्ट की कहानी हो गई। अब अब यहां पर देखिए, अब मुझे ये करना हो तो साफ दिख रहा है कि अगर यहां पे 2 वोल्ट का पोटेंशियल है और 10 वोल्ट की सप्लाई कर रहा है, इसी में घूमेगा, तो इस पे 8 वोल्ट का होगा। सॉरी भाई, 10 में से 2 वहां खप गया तो और कहीं जा नहीं रहा, तो 8 बचा। 8 से आई निकाल लो, तो करंट इन दी सर्किट कितनी होगी, आई इज इक्वल टू होता है V अपॉन आर। तो ये 8 अपॉन 400, ये वैल्यू हो गई आई की। यही तो आई इसमें जाएगी, और कौन सी आई जाएगी। अब इसके लिए लगा दो फॉर आर, बहुत ही सिंपल। तो V इज इक्वल टू आई आर लगा देते हैं इसके लिए। V कितना है, 2 वोल्ट, यहां देखा था क्रॉस 2 है। आई कितना है, 8 अपॉन 400, और ये R, तो R की वैल्यू हो गई 400 2 इंटू 400 अपॉन 8, दिख ही रहा है 800 अपॉन 800 आ गई, तो ये आ गई 100 ओम। ये देखिए आंसर हो गया। इसमें कोई आप
सिंपल कॉमन सेंस जिसे हम बोलना चाहेंगे, आप सिंपल लगा सकते हैं, कुछ झाम नहीं करना है। इतना तो मतलब आप थोड़ी प्रैक्टिस करते होंगे 20-30% भी, तो ये सवाल आपके हाथ से निकलेगा नहीं। अगला करते अच्छा भाई, ये भी बहुत सरल, रीटेस्ट 2024 का, द स्टेडी स्टेट करंट इन द सर्किट। अब स्टेडी स्टेट करंट क्या होती है, कई बच्चे पूछते हैं। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि भैया करंट बदल नहीं रही है। अगर किसी सर्किट में 5 एम्पियर की करंट है, तो ना वो 5 से 5.1 होगी, ना 4.9 होगी, स्टेबल करंट हो गई। और जब हम वेरिएबल करंट की बात करते हैं, तो वो लगातार बदलती है, ऊपर नीचे कहीं जा सकती है। और स्टेडी करंट के सिचुएशन में जो कहीं अगर हम बात, जैसे ये कैपेसिटर लगाया, सिंबल थोड़ा गड़बड़ है, 5 माइक्रोफैरेड, फैरेड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर जो होता है स्टेडी करंट में करंट को, डीसी करंट को अलाउ नहीं करता, डीसी करंट को ब्लॉक कर देता है। अगर डीसी करंट वेरिएबल है तो पास थोड़ी बहुत हो जाएगी, जब तक ये चार्ज नहीं हो रहा है। एक बार जब फुली चार्ज हो जाएगा तो ये डीसी ब्लॉक कर देगा। तो स्टेडी करंट है, स्टेडी करंट का मतलब ये फुली चार्ज हो चुके हैं तभी स्टेडी आई है, तो इसमें से कोई करंट जाएगी ही नहीं, क्योंकि ये रुकावट है, ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दे देता है, खत्म। अब ये आर्म किसी काम की बची नहीं, तो सर्किट केवल इतना ही तो रहा। अब ये हाई क्या ई है 10 वोल्ट, लिखने में तकलीफ। और आर कितना है 3 ओम, और ये ऊपर वाला 2 ओम, तो आर हो गया 3 + 2 यानी 5 ओम। क्या पूछा है, करंट पूछी है, तो आई की वैल्यू हो गई E/R बेटा। तो ई की वैल्यू है 10 और ये है 5, ये हो गया 2 एम्पियर की करंट। तो अगर मैं आंसर की बात करूं तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से आप इसको यहां पर प्रेम से कर सकते हो। आइए देखते हैं अगला, एक और किरचॉफ का सवाल है, 2025 का है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हो सकता है, क्योंकि ये अच्छा, देखते हैं। एक कांस्टेंट वोल्टेज 50 वोल्ट ये इज मेंटेन्ड बिटवीन द पॉइंट्स ए बी। ये ए जो पॉइंट है, ये तार जुड़ा हुआ है, तो ये ए इसको बोलो, ए इसको बोलो या इसको बोलो, बात एक ही है, कंडक्टर लगा हुआ है। शोन इन द फिगर द करंट थ्रू द ब्रांच सी डी, इसके अंदर से कितनी करंट जा रही है हमको ये बताना है। तो यहां पर देखिए सीडी को ना हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया है, तो ये शॉर्ट सर्किट कर दिया, बेसिकली फ्यूज कर दिया है, फ्यूज कर दिया है। तो सी का पोटेंशियल और डी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो इसको इसको समझने के लिए ऐसे पहले बना दूं, तभी शायद आप अच्छा समझेंगे। मैं देखो ऐसे बना देता हूं, ये सी और डी इसी पॉइंट पे ले आया हूं आपको समझाने के लिए, जिससे आप कंफ्यूजियाएं नहीं। ये ए और ये बी, और बाकी यहां लगा है ऐसे बैटरी महाराज 50 वोल्ट, ठीक है। और ये 1 ओम, ओम ओम लिख लेना, और ये 3 ओम, ये 4 ओम, और ये ऊपर वाला 2 ओम। ये कहानी यहां पर हो गई अब यहां पर देखिए ये 1 ओम 3 ओम पैरेलल में है, तो इसमें कलर बदलू जरा। अगर ये पैरेलल में है ये दोनों, तो इसकी नीला कलर ले लेते हैं। तो पैरेलल में हो गए, इसकी वैल्यू जो आर आ गई, R1 कह देते हैं, 1 × 3/1 यानी 3/4। मेरे ख्याल से आप एग्री कर रहे हैं, ये भी पैरेलल में है, तो इनकी वैल्यू R2 कह दो, तो 2 × 4/2 + 4, 8/6, ये वैल्यू इसकी हो गई। इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। अब इसका टोटल आर निकालने जाएं, कितना हुआ, तो टोटल आर आप निकालोगे तो ये और ये आपस में सीरीज में, तो R1 + R2, तो 3/4 + 4/3, 12 एलसीएम आ गया इसका, और ऊपर वैल्यू हो गई 3 तिहाई 9, 16 16 9 25, तो 25/12 ओम हो गया इसका टोटल रेजिस्टेंस। अब आप टोटल करंट निकाल लीजिए इसमें। देखिए एक कदम आगे बढ़ते हैं, ये पूरे इसका हमने आर निकाल लिया, यहां से जाने वाली करंट निकाल रहे हैं, इसे हम आई कह देते हैं। तो आई की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, आई = V/R, तो V है 50, और आर कितना है
25/12, तो 25 और 12 ऊपर चला गया। तो यहां पर दिखाई पड़ रहा है 25 दूनी 50 यानी 24 एम्पियर की करंट। ये देखिए 24 एम्पियर की करंट, ये 24 एम्पियर की करंट यहां से जा रही है। अब ये बाइफरकेट होके वगैरह वगैरह जगह जाएगी। अब पकड़ते हैं कि 1 ओम में कितनी करंट जा रही है। तो 1 ओम में जो करंट है 1 ओम लिख देते हैं। अभी जो कि पैरेलल है ना, तो ये जब जो करंट होती है लीस्ट रेजिस्टेंस का पाथ फॉलो करती है, तो ये इन दोनों को जोड़ो 4 और इसका उल्टा यानी ये 3/4 इंटू 24 एम्पियर, इतनी करंट इसमें जाएगी जो कि हो जाएगी 18 एम्पियर की। समझे ना? इससे जानिए तो रेशियो लेते हैं ना, 1 + 3 हुआ 4, और ये 1/4 नहीं लेंगे, उल्टा लेते हैं। जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट कम, और जिसमें करंट रेजिस्टेंस कम उसमें करंट ज्यादा। तो इस तरह से 3/4 इन दोनों को जोड़ा तो नीचे 4 आ गया, और 3 लेकर 3/4 इंटू 24, ये करंट के लिए पार्टीशन का एक तरीका है जो फास्ट आपको हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं, एक कदम और लेते हैं। अब ये 1 ओम के बाद 2 इधर 3 ओम की भी बात निकाल लेते हैं। लगे यार, आई 3 ओम, तो 3 ओम में क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 24, तो ये हो गया 6 एम्पियर की करंट हो गई यहां। इसके बाद आ जाओ दूसरे में, सफेद ले लेते हैं कलर। अब हम ले रहे हैं आई इस 2 में, तो आई 2 एम्पियर, तो इन दोनों का रेशियो 2 + 4 6, तो 4/6 उसी लॉजिक को लगा रहे 24 एम्पियर, क्योंकि यहां तक 24 गई थी, फिर 24 जाएगी, तो 6 × 24 16 एम्पियर हो गई करंट, जैसा कि यहां दिखाई पड़ रहा है। इसमें कुछ गलत तो नहीं लगा दिया है? 4 2 6 नीचे आ गया, और 4/6, 6 × 24, 4 × 16 ही आ रहा है। चलिए 16 एम्पियर की करंट यहां दिखाई पड़ रही है, जो हमें थोड़ा सा डाउट आ रहा है। तो यहां के बाद 24 एम्पियर की को डिवाइड करेंगे, इसको लिखेंगे 4/6, 4, ठीक है भाई, क्या करें। और आई के बाद 4 ओम में कितनी जाएगी, तो 4 ओम में जाने के लिए 2/6 इंटू 24, तो 6 × 24, 4 2 8 एम्पियर। ये करंट का बाइफरकेशन है। देखिए अब इस करंट को हम यहाँ प्लॉट करने वाले हैं और देखते हैं यहाँ वैल्यू कितनी आती है। रेड कलर ले लेते हैं, शायद ज्यादा प्रोमिनेंट लगेगा। ये देखिए एक में 18 एम्पियर, तो इसमें करंट थी 18 एम्पियर की, और I3 इसमें करंट थी 6 एम्पियर की। फिर I2 ओम, इसमें करंट थी 16 एम्पियर की, और I4 8 एम्पियर। अब आप देखिए, अब यहां जंक्शन रूल लगा लीजिए, केसीएल। भाई आने वाली 6 है, जाने वाली 8 है, तो कहीं ना कहीं से 2 एम्पियर की करंट यहां से आ रही होगी ना, तभी तो 6 और 2 मिलके 8 आएगी। तो आंसर हो गया 2 एम्पियर। खत्म। देखिए कल हो गया खल्लास। तो इसका आंसर आ गया 2 एम्पियर। देखिए आप, इस तरीके से आप ये सवाल लगाएंगे। ये 18 में से 2 निकल गई, 16 इधर चली गई। ये थोड़ा सा सॉरी, इसको थोड़ी थोड़ी वर्किंग इसकी आपको करनी पड़ेगी, जिससे आप इस बात को पकड़ सके। तो मेरे ख्याल से ये 2 एम्पियर वाला ऑप्शन था डी, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस। ये सवाल बढ़िया था, इसमें थोड़ी सी वर्किंग थी, दिमाग भी लगाना था। अब आता है व्हीट स्टोन ब्रिज, अगला टॉपिक नंबर 8। टोटल 36 क्वेश्चन है, काफी करीब पहुंच गए, 2-3 बचे होंगे शायद। अब आगे चलते हैं। 2022 में व्हीट स्टोन वाला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। A wheat stone bridge is used to determine the value of unknown resistance X. इसका हम इजिली वे में निकालना चाहते हैं रेजिस्टेंस बाई एडजस्टिंग द वेरिएबल रेजिस्टेंस Y। इस Y को एडजस्ट करेंगे, ये वेरिएबल है जिससे हम इसको बैलेंस करेंगे, फिर निकालेंगे। फॉर द मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ X, X की सही रीडिंग आए तो P और Q को कैसा होना चाहिए। देखिए सही रीडिंग के लिए क्या होता है कि जो चारों रेजिस्टेंस होते हैं PQRS, ये सेम ऑर्डर के होने चाहिए। तो ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस होता है व्हीट स्टोन भी, जो सही रीडिंग देता है। खैर, शुड बी वेरी लार्ज एंड अनइक्वल, अनइक्वल होने वाली बात नहीं, एक ही ऑर्डर का हो तो ये ठीक नहीं है। डू नॉट प्ले एनी रोल प्ले करता है। शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल 2x से कोई लॉजिक नहीं है। शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल एंड आर स्मॉल, ये डी ऑप्शन आपका यहां सही हो जाएगा। क्यों डी ऑप्शन सही होने की मैं बातचीत कर रहा हूं, क्योंकि
ऑर्डर सेम हो या इक्वल हो जाए, काम कर देगा आपका। और जो ये हम ये मान के चल रहे हैं बड़े नहीं करे, बड़े होते तो इनको भी बड़ा होना पड़ता, इसलिए ये वैल्यू डी ऑप्शन यहां सही बैठ जाती है। अगला सवाल करते हैं 2025 का, व्हीट स्टोन ब्रिज का। यहां देखिए क्या है, द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी, ये इन द गिवन सर्किट, मतलब कितनी करंट निकल रही है, भाई जितनी निकलेगी उतनी ही आएगी, तो आई निकालनी है हमको। अब यहां पे देखिए काफी झंझट सी है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। ये देखिए P अपॉन क्यू 3/1.5 2 आ गया है, और 5/2.5 ये भी 2 आ गया है। तो ये क्या है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। क्यों, क्योंकि P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, ये ब्रिज बना हुआ ना, देख रहे हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये किसी काम का हमारे लिए नहीं है। अगर काम का नहीं है तो ये दोनों हो गए सीरीज में, ये देखिए ये है ना। तो ये सॉरी, ये कहां सीरीज में बता दिया हमने, एक मिनट रुको भाई। ये अब यहां पर अगर आप देखें तो ये यहां से ये हट गया, तो ये 3 और 5 सीरीज में हो गए, और यहां पर ये 1.5 और 2.5 सीरीज में हो गए। तो 3 और 5 को कंबाइन करोगे तो ये 8 ओम आ जाएगा, सिंपल जोड़ना है। और इधर 2.5 और कहां गया 1.5, इनको कंबाइन करोगे तो 2 3 4 ओम आ गए। ये दोनों पैरेलल में 8 ओम और 4 ओम। तो आरपी निकाल लो दोनों पैरेलल में, तो 8 इंटू 4 प्लस 8 प्लस 4 32/12। तो 2 से काटोगे तो 16, 4 से कट जाएगा, तो 8 चौक 32, 4 तिरिक 12, 8/3 आ गया। अब यहां देखिए ये आर नेट या टोटल नेट लिख देते हैं। ये देखिए 1.5 है, यहां सॉरी 1/3 है, 1/3 ही है, और इसका निकाला है 8/3। उसके बाद ये 1.5 और 5.5, ये टोटल रेजिस्टेंस है। तो ये 8 और ये 8 एक 9/3 आ जाएगा, और ये 5 6 7 आ जाएगा, मेरे ख्याल से सही कर रहे हैं। 6 3 3 9 प्लस 7, टोटल ये 10 ओम आ गया। इस टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस 10 ओम आ गया। अब V इज इक्वल टू आई आर लगा दो, या I इज इक्वल टू V बाई आर लगा के सीधे खत्म करते हैं। V है 5 वोल्ट ये बैटरी का, और R ये 10 ओम निकाले हो, तो 0.5 एम्पियर का आपका आंसर आ गया। इस तरह से सवाल। अब वी टू स्टोन भी अगर नहीं देखोगे ध्यान से तो उलझ जाएगा सवाल, फिर ये मतलब देखोगे क्यों नहीं, लेकिन हम बताने की कोशिश ये कि आप मतलब थोड़ा दिमाग खोलेंगे बिना लूट के तो सवाल गलत होने वाले हैं नहीं। तो ये कहानी इसकी हो गई। अभी आखिरी टॉपिक है, टॉपिक 9 मीटर ब्रिज, इसको भी करते हैं। सरल सवाल इसके भी आते हैं, कोई दम नहीं है इसमें। 2019 का सवाल उड़ीसा का, सारे तरह के सवाल हमने लिए जो भी आए थे एनटीए के 2019 से 2025 के, जीरो टाइम वेस्ट सीरीज। मीटर लगातार देखिए मैं पढ़ा रहा हूं आपको। द मीटर ब्रिज स्टोन, इतने कम टाइम में इतने सवाल कोई कराएगा नहीं आपको, दिखेगा, क्योंकि फालतू बातें बहुत करते हैं लोग। द मीटर ब्रिज शोन इन बैलेंस पोजिशन, ये P अपॉन क्यू L1 अपॉन L2। इफ वी नाउ इंटरचेंज द पोजिशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल, यानी इसकी जगह आप सेल लगा दी, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो। देखिए ये क्या होता है, जो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है ना, उसमें जब बैलेंस कंडीशन अचीव हो जाती है तो इंटरचेंजिंग ऑफ सेल और गैल्वेनोमीटर बैलेंस कंडीशन में कोई फर्क नहीं डालती, वो बैलेंस तब भी बना रहता है। इसी वजह से इनका नाम दिया जाता है कंजुगेट आर्म्स। आपने पढ़ा होगा थ्योरी में, ऐसा करते नहीं पढ़ा तो हम बता रहे हैं। बस वही है, यानी कि कुछ भी नहीं चेंज होगा, बैलेंस कंडीशन होगी होगी और वही होगी, तो आंसर यहां टिप से ए हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। P अपॉन क्यू इक्वल टू L1 अपॉन L2, वही बैलेंस कंडीशन, और कामयाब रहेगी, क्योंकि मैंने कहा इंटरचेंजिंग इन बैलेंस्ड कंडीशन, इंटरचेंजिंग ऑफ सेल एंड गैल्वेनोमीटर पोजीशन विल नॉट चेंज द बैलेंस कंडीशन। अगला है फेज 1 का 2020 का मीटर ब्रिज का। तो ये ए रेजिस्टेंस वायर कंडक्टेड इन द लेफ्ट गैप of a meter bridge balances 10 ohm resistance in the right gap at a point which divides the bridge। देखिए कुछ ऐसा आप समझिएगा, ये जो ब्रिज है, वरना आप समझ नहीं पाएंगे। ये लेंथ होगी हमारे ख्याल से, और बैटरी भी लगी होगी, चाहो तो लगा मारो। और ये गैल्वेनोमीटर,
और ये कहीं जॉकी उसका। अब ये जो आर है ना, ये आर है, और और ये जो है ये 10 ओम है, लेफ्ट साइड आर साइड, राइट साइड, और इसका जो लेंथ का रेशियो है वो 3:2 में बैलेंस कर रहा है, वायर इन द रेशियो 3:2। इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर, इसकी जो लेंथ है वो 1.5 मीटर है। द लेंथ ऑफ 1 ओम, अब कह रहा है 1 ओम रेजिस्टेंस की लेंथ बताओ। पहले तो यहां पर हम क्या करते हैं, जो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन है तो दिस अपॉन दिस, यानी आर अपॉन 10 और लेंथ का रेशियो जो कि 3/2, इससे आप आर निकालेंगे तो 15 ओम आ जाएगा। तो ये आप देखिए जो 15 ओम का वायर है उसकी लेंथ है 1.5 मीटर। तो 1 ओम वायर की कितनी लेंथ होगी, तो 1.5/15 मीटर, यानी 1/10 मीटर, यानी 10⁻⁻1 मीटर। ये आंसर हो गया आपका। और ये इसके हिसाब से अगर आप बात करें तो ऑप्शन ए यहां पर सही आ रहा है। ये ऑप्शन है, बिना किसी हाय तौबा के शांति से सवाल प्रेम से हो गया। आइए इसका अगला सवाल करते हैं। ये रीटेस्ट 2024 का है, मीटर ब्रिज के ऊपर आया हुआ है। इस सवाल में ना ए लिख के छोड़ दिया था, ए भी लिखा होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया जैसे मुझे भी याद रहे, और वैसे फिगर से क्लियर है लेकिन फिर भी। द गिवन सर्किट शोज ए यूनिफॉर्म स्टेट वायर ए। अब यूनिफॉर्म स्टेट वायर कोई एक पॉइंट थोड़ी होता है, कहीं शुरू होगा कहीं खत्म होगा, तो ए बी है ये वायर, ये ए बी है है ना। और ये सब ये गड़बड़ी एनटीए के खून में है, तो थोड़ा संभले रहना होता अपने को। 40 सेंटीमीटर लेंथ का है, फिक्स्ड एट बोथ एंड, मतलब ये ए जो यहां लिखा है आप यहां समझ लीजिए एंड, वरना आपको दिमाग में आएगा ये है कहां ऐसे। इन ऑर्डर टू गेट जीरो रीडिंग इन द गैल्वेनोमीटर, यानी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो, द फ्री एंड इज टू बी प्लेस्ड फ्रॉम बी। ये बी से कितनी दूरी पर ये आपको निकालना है, कितनी दूरी रहे। तो भैया ये बैलेंस्ड का मतलब है 8/12, और बराबर ये लेंथ, इस लेंथ को एल ए लिख दो और इसको मैं एल बी लिख देता हूं। ठीक, अब एक रेशियो की प्रॉपर्टी है आप खट से करने के लिए, कि आप जैसे कंपोनेंडो डिविडेंडो पढ़ते थे उसी तरह से अलग अलग भी होती है, कि अगर हम डिनोमिनेटर को ऊपर जोड़ दें जल्दी करने के लिए, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, एल ए प्लस एल बी बराबर 40 सेंटीमीटर, है ना। और फिर यहां पर आप एल ए की वैल्यू निकाल लो और इसको लिख दो, ये एल बी निकाल, हाँ ये 40 माइनस एल बी। अब इस एल ए की जगह 40 माइनस एल बी रख दो, लेकिन मैं शॉर्टकट सिखाना चाह रहा हूं। तो एल ए की जगह 40 माइनस, केवल एल बी बचा, एल बी को सॉल्व कर लो, इससे भी जाएगा। और चाहो तो क्या करो, क्योंकि हमें एल ए प्लस एल बी चाहिए, तो हम क्या करेंगे 8 में इसका डिनोमिनेटर जोड़ देंगे। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी होती है, और इस एल ए में हम नीचे एल बी जोड़ देंगे, तो हमारा बहुत जल्दी सवाल हो जाएगा। देखिए एल ए प्लस एल बी 40 दिया है, ये हो गया 20, ये हो गया 12, और एल ए प्लस एल बी हो गया 40, और ये एल बी। अब देखिए 20 दूनी 40 और एल बी बराबर 24। देखिए ओरली आपने कर लिया, तो थोड़ा फायदा उठाया जा सकता है ये बेसिक चीजें जान के, कोई इसमें रॉकेट नहीं चलाना। कहा गया, ये डी ऑप्शन सही है। तो ये आंसर आपका डी ऑप्शन यहां पर आ जाता है। आप देखिए चाहे तो ऐसे करके करेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा अगर जान लीजिए, मोटा मोटा कोई दिमाग नहीं लड़ाना। वैसे सिखाया तो ये 8वें 9वें में जाता है, लेकिन याद किसे रहता है, या फिर प्रैक्टिस करें तो याद रहे। तो इस तरीके से मैंने पूरे 36 क्वेश्चन आपके लगा दिए 2019 से 2025। अब कई बच्चों को क्या रहता है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिसोर्स होते हैं नीट निकालने के लिए फिजिक्स में, 10 साल के पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स 11-12 दोनों की, और एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज मैंने खुद रिकॉर्ड करके इजी भाषा में आपको एक जगह प्रोवाइड किया। एग्जाम्पलर में एमसीक्यू टाइप 1 और 2 दोनों हैं। ये आप टाइप 2 1 और ना पता हो तो मैं बता देता हूं, टाइप 1 में सिंगल करेक्ट होता है और टाइप 2 में मल्टीपल करेक्ट होता है। मैंने दोनों को सरल भाषा में सॉल्व करके वीडियो सॉल्यूशंस आपको दिए हैं। तो ये एक कंप्लीट रिसोर्स है जो आपके नीट के लिए पूरा तरीके से आपको तैयार कर देता है, नीट संपूर्ण। अगर आप ये चाहते हो कि कोई भी टॉपर बच्चा इन तीनों में से कोई एक चीज नहीं छोड़ता, कभी आप आंख बंद करके भी सोचिए कि टॉपर क्या पीवाईक्यू छोड़ेगा? नहीं। एनसीईआरटी छोड़ेगा? नहीं। एग्जाम्पलर छोड़ेगा? नहीं। तो आप क्यों छोड़ेंगे? सिलेक्शन तो लेना है आपको भी। तो नीट संपूर्ण जो बच्चे चाहते हैं लेना,
या उससे मदद लेना तो अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और यहां नीट संपूर्ण मिलेगा, लेकर अपनी पढ़ाई तुरंत शुरू कीजिए और देखिए कैसे हफ्ते 10 दिन के अंदर ही कितना बढ़िया इंप्रूवमेंट आपका होता है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं, जिससे मुझे अरविंद नीट चैनल पे मुझे मोटिवेशन मिलेगा जो मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं। और अच्छा लगे तो अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा।